इस दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम देशांतरीय तरंगों का अध्ययन करेंगे, इसलिए मूल रूप से हम ट्रांसवर्स तरंगों को अधिकांश समय देख रहे थे, जिसका अर्थ है कि डिस्प्लेसमेंट की दिशा और प्रोपगेशन की दिशा, जहां दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर हमने देशांतरीय तरंगों को देखना शुरू करेंगे, इसलिए इस स्थिति में प्रोपगेशन की दिशा और डिस्प्लेसमेंट की दिशा दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। इसलिए हमने देशांतरीय वेव का प्रमुख मामला देखा, जो ध्वनि वेव का था, और निश्चित रूप से साउंड वेव का मूलभूत मैकेनिज्म केवल दबाव के अंतर का प्रोपगेशन है या दबाव में गड़बड़ी। और आप कहते हैं कि किसी भी अन्य बाहरी बल की अनुपस्थिति में, और इस तरह वायु के इस पार्सल में सभी परिवेश के साथ संतुलन है, जो कि बाकी वायु है। आप इस तरह के फेज वेलोसिटी प्राप्त कर सकते हैं, और फेज वेलोसिटी इस मामले में ध्वनि का वेलोसिटी या ध्वनि की वेलोसिटी है, और इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया गया गामा पी रो गामा द्वारा स्पेसिफिक हीट क्षमता का अनुपात है। पी दाब है और रो गैस का घनत्व है। हमें ट्रांसवर्स वेव के मामले में सामने आने वाली सभी फिनोमिनन को देखने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए स्टैंडिंग वेव। हमने स्टैंडिंग वेव के मामले को अच्छी तरह से देखा, इसलिए हमें एक देशांतरीय वेव के लिए स्टैंडिंग वेव को भी देखने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम देशांतरीय स्टैंडिंग वेव को देखें, आइए एक कदम फिर से चलें और एक सरल मॉडल पर विचार करें। इसलिए मेरे पास इस तरह की बड़ी संख्या में बीड हैं जो स्प्रिंग्स से जुड़े हुए हैं, और मैं इनमें से किसी भी दो बीड्स के बीच की लंबाई को छोटा करने जा रहा हूं, और इन स्प्रिंग्स में मुझे लगता है कि उन सभी में एक स्प्रिंग स्थिर के हैं, और मैं इस स्थिति में जो करना चाहता हूं वह इस सामूहिक प्रणाली के स्थानांतरण ऑसिलेशन को नहीं देखना है। इसलिए यह फिर से युग्मित ऑसिलेटर प्रकार की समस्याएं हैं जो हमने पहले कई बार की हैं, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूं कि जब इनमें से प्रत्येक बीड्स क्षैतिज दिशा में ऑसिलेट करता है तो तरंगें कैसे फैलती हैं, जिसका अर्थ है कि वे इस दिशा में ऑसिलेट नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इनमें से प्रत्येक बीट जो आप यहां देख रहे हैं क्षैतिज दिशा में उनकी मीन पोजीशन के बारे में इस तरह ऑसिलेट करेंगे। तो इस अंत की ओर अब मुझे इस सिस्टम के संभावित कॉन्फ़िगरेशन ऑसिलेटिंग कॉन्फ़िगरेशन अंकित करने दे। मुझे यह कहना चाहिए कि यह शब्द पीथ माइनस वनथ बीड है, और यह पीथ बीड और पी प्लस वनथ बीड है। इसलिए साम्यावस्था कॉन्फ़िगरेशन के संबंध में मेरा विस्थापन, इसलिए साम्यावस्था कॉन्फ़िगरेशन यह है जिसे शीर्ष पर दिखाया गया है, और मैंने इस वर्टिकल रेड लाइन द्वारा संतुलन कॉन्फ़िगरेशन में पी माइनस वनथ बीड की पोजीशन का संकेत दिया है, और इस संबंध में कि नए कॉन्फ़िगरेशन को एटा पी माइनस एक राशि से विस्थापित किया गया है, और इसी तरह मैं पीथ बीड के इस डिस्प्लेसमेंट को एटा पी के रूप में प्रकट कर सकते हैं, और इसी तरह पी प्लस वनथ पी के मामले में, जो कि एटा पी प्लस एक की राशि से विस्थापित हो जाता है। इसलिए गति का इक्वेशन कुछ इस तरह से निकलेगा। इसलिए मैं पीथ बीड पर विशेष फोकस देने जा रहा हूं। पीथ बीड
के लिए गति का इक्वेशन लिखिए। इस मामले में मैं निम्नलिखित संबंध प्राप्त करने जा रहा हूं। हमारे पास गति का समीकरण है, इसलिए मैं आपको यह करने देता हूं कि गति का यह इक्वेशन वास्तव में आपको सही सीमित पोजीशन देता है। जब आप एटा p माइनस 1 रखते हैं तो वास्तव में p माइनस 1 स्पीड और p 1th बीट पोजीशन में निश्चित होता है। इसलिए केंद्र में एकमात्र ऑसिलेटरी वस्तु pth बीट है। तो इस सब के साथ मुझे इसे थोड़ा अलग तरीके से फिर से लिखने दें, जैसे कि बटा m गुणा एटा p प्लस 1 माइनस एटा p माइनस के बटा m गुणा एटा p माइनस एटा p माइनस 1। और हमेशा की तरह मैं ओमेगा शून्य स्क्वायर को के बटा m के रूप में पहचानने जा रहा हूं, जिस स्थिति में इस इक्वेशन को थोड़े अलग तरीके से फिर से लिखा जा सकता है। इसलिए यह हमारे उद्देश्यों के लिए एक प्रकार का मानक रूप है। तो यह आपको याद दिलाने के लिए है कि हमें कुछ सप्ताह पहले ट्रांसवर्स वेव के मामले के लिए क्या मिला था, और मैं चाहूंगा कि आप इस इक्वेशन की तुलना इस इक्वेशन से करें जो हमने अभी यहां प्राप्त किया है, जो यह इक्वेशन दिया गया है कि गति का इक्वेशन समान है। दोनों मामलों में हमें बस उसी समाधान का प्रयोग करने की आवश्यकता है जिस पर हमने पहले लिखा था। इसलिए मैं pth बीट के हल को लिखूंगा। तो एटा p समय का एक फंक्शन होगा जो एक हल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए इस हल को लिखने से हम मान लेते हैं कि इनमें से n बीट हैं। जब हम कंटिन्यूअम लिमिट पर जाते हैं तो यह वास्तव में इस कैपिटल N पर निर्भर नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इस कैपिटल N को बनाए रखेंगे और खुद को याद दिलाएंगे कि यह कैपिटल N बीट्स की संख्या है। इसलिए इस इक्वेशन को सेट करने के लिए जो मैंने यहाँ लिखा है, एक एटानथ सामान्य मोड में pth बीट का p विस्थापन है। तो यह वही है जो मुझे देता है, और ओमेगा n निश्चित रूप से फ्रीक्वेंसी या नीथ मोड के लिए सामान्य मोड फ्रीक्वेंसी है। इसलिए हम कंटिन्यूअम लिमिट तक जा सकते हैं। मैं इस वेरिएबल x को लागू कर सकता हूं कि p गुना l है, जिसे हम गुणा कर सकते हैं और l से विभाजित कर सकते हैं। तो यह p n पा गुणा l बटा n प्लस 1 गुना l हो जाएगा। तो यह बस मुझे दे देगा, जैसे आप देख सकते हैं, p गुणा l x। तो यह मुझे n पाई x को प्लस 1 से विभाजित कर देगा। एक कैपिटल N दो क्रमिक बीट्स के बीच की लंबाई से गुणा किए गए बीट्स की कुल संख्या मुझे कुल लंबाई प्राप्त होगी। इसलिए एक कैपिटल L बराबर n प्लस 1 को छोटे l से गुणा किया जाता है। अब मैं इसे n को अपने इक्वेशन में प्लग कर सकता हूं, और ऐसा करने से पहले हम नोटेशन के इस छोटे से परिवर्तन को भी करते हैं। एटा pn इंगित करता है कि नॉट ऑर्थोनॉर्मल मोड pth बीट एटा डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए इसे हम एटा नथ सामान्य मोड xt के रूप में निर्दिष्ट करेंगे। इसलिए अब मैंने इस तथ्य को दर्शाते हुए x को प्रतिस्थापित कर दिया है कि हम पॉइंट्स के असतत सेट से जारी रखने के लिए चले गए हैं। तो अब मेरे लिए परिणाम लिखना सीधा है। इसलिए यदि आप उस तरह के समाधान को नोटिस करते हैं जो मैंने विशेष रूप से इस पद को यहाँ साइन n पाई x बटा l के रूप में लिखा है, यह आपको तुरंत बताएगा कि समस्या में किस प्रकार की बाउंड्री कंडीशन पहले ही लगाई जा चुकी है। इसलिए x के बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0 है और x के बराबर l का डिस्प्लेसमेंट फिर भी 0 है, भले ही हमने कोई बाउंड्री कंडीशन नहीं रखी है। यह वास्तव में समाधान निहित है। इसलिए हमें प्राप्त समाधान की इस समझ के साथ सबसे बड़ा मोड देखें, जिसका अर्थ है कि n कौन सा इंडेक्स मोड है। मैं इसे कैपिटल N
के रूप में ले जाऊंगा, और अब अगर मैं उसमें प्लग करता हूं तो कैपिटल एन के बराबर है ओमेगा एन, 2 ओमेगा शून्य के बराबर होगा साइन एन पाई 2 गुणा एन प्लस 1, और सीमा जो n बहुत बड़ा है n को n से विभाजित किया जाता है और 1 लगभग 1 होता है। तो इस टर्म के अंदर यह साइन पाई बटा 2 होगा जो कि 1 है, इसलिए ओमेगा n लगभग 2 ओमेगा शून्य के बराबर है। इसलिए यह सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है जो कपल्ड ऑसिलेटर सिस्टम द्वारा समर्थित होगी, जिस पर हम फिर से विचार कर रहे हैं। यह परिणाम उस बात की याद दिलाता है जो हमने ट्रांसवर्स वेव के मामले में भी देखा था, यहां तक कि उस मामले में भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी सामान्य विधि फ्रीक्वेंसी वास्तव में ओमेगा शून्य समस्या की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की 2 बार थी। अतः इस स्थिति में भी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी ओमेगा शून्य है और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 2 बार है, इसलिए यह सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के प्रकरण के लिए पैटर्न होगा। तो हमने इसे देखा था और उन स्थितियों पर भी काम किया था जिनके यह अब आता है। देशांतरीय वेव के मामले में इसके बराबर क्या है? तो देशांतरीय वेव के मामले में आप क्या उम्मीद करेंगे कि आसन्न स्प्रिंग्स वैकल्पिक रूप से संकुचित हो जाएंगे? हम वैकल्पिक रूप से देख सकते हैं, हम उस टर्म को देख रहे हैं जो वे संकुचित और विस्तारित हैं। अब हम गवर्निंग इक्वेशन लिखने के लिए तैयार हैं। तो यह ऐसा दिखेगा जैसे टाउ स्क्वायर ईटा बटा टाउ टी स्क्वायर है, और यह के बटा रो गुणा टाउ स्क्वायर एटा बटा 2 एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और यहाँ फेज वेलोसिटी के बटा रो का स्क्वायर रूट होगा। अब यह को देशांतरीय वेव के सभी प्रकरणों तक सरलतापूर्वक आगे बढ़ाए तो यह मेरा वेव इक्वेशन और v बल्क मॉड्यूलस है। पिछले मॉड्यूल में मैं कैपिटल के का उपयोग बल्क मॉडल के रूप में कर रहा था, लेकिन से यह छोटे के साथ वेव संख्या के रूप में उपयोग किया जा सकता है। परिवर्तन के लिए संकेतन के रूप में प्रयुक्त होने के लिए बल्क मॉडल के लिए संकेतन b होना चाहिए और फेज वेलोसिटी केवल रो द्वारा b का स्क्वायर रूट होगा। और वायु में साउंड वेव के विशिष्ट प्रकरण में बल्क मॉड्यूल की गणना गैस नियमों का प्रयोग करके की जा सकती है। इस स्थिति में आप फेज वेलोसिटी को गामा पी को रो लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि इस इक्वेशन को ईटा डिस्प्लेसमेंट के साथ लिखा गया है, तो यह डिस्प्लेसमेंट है और यह स्थिति और समय का फंक्शन है। हमारे पास वायु का स्मॉल पार्सल था, इसलिए इसका एक छोर था जो कुछ राशि से चला गया और दूसरा छोर जो थोड़ा अलग राशि से चला गया। और हमने कहा कि जब हमारा मतलब डिस्प्लेसमेंट से था, हमारा मतलब वास्तव में इन दो डिस्प्लेसमेंट्स के औसत से है। तो यह एक तरीका है कि इसे देखने का, और हमने गति के इक्वेशन को के पदों में कुछ अर्थ में लिखा है। इसे एक प्रकार से देखते हैं, गैस के पार्सल के दोनों सिरों के औसत डिस्प्लेसमेंट के रूप में विचार कीजिए। हम P1 माइनस P2 को x1 x माइनस x2 विभाजित किया है, और उस सीमा में जब इस आंशिक x1 माइनस x2 की लंबाई पर्याप्त रूप से छोटी है, हमने कहा था कि P1 माइनस P2 को टाउ पी के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए यह टाउ x बटा टाउ पी बन जाता है। तो प्रेशर में डिफरेंस वास्तव में वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष में प्रेशर डिफरेंस है। प्रैक्टिकल केस में वायु में ध्वनि वेव, इस वेव इक्वेशन के साथ दो संभावनाएं हैं। एक यह है कि मैं इस पार्सल के डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेव समीकरण लिख सकता हूं जो मैंने यहां किया है, लेकिन अब मैं समान वेव समीकरण को p के टर्म में फिर से लिख सकता हूं। p वायुमंडलीय प्रेशर
के सापेक्ष में प्रेशर में डिफरेंस पी होने के नाते, जो कि प्रेशर डिफरेंस है, जो कि माइनस बी है, बी बल्क मॉडुलस गुना राव एटा बटा राव एक्स है। तो अब हम इस इक्वेशन का उपयोग शुरू करने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम दोनों को मिलाकर वेव इक्वेशन को पी के रूप में लिखेंगे। आइए मैं डिस्प्लेसमेंट के संदर्भ में इस इक्वेशन के साथ शुरू करता हूं। अब मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि दोनों पक्षों पर x के संबंध में डेरिवेटिव लेते हैं। तो मेरे पास टाउ बटा राव एक्स राव स्क्वायर एटा बटा टाउ टी स्क्वायर के बराबर b बटा रो b, और रो कांस्टेंट हैं, इसलिए मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। बाईं ओर से डेरिवेटिव का आदान प्रदान करेगा, तो मैं इसे फिर से लिखने जा रहा हूं जैसे कि टाउ स्क्वायर बटा टाउ टी स्क्वायर गुणा टाउ एटा बटा टाउ एक्स के बराबर b बटा रो हैं, और फिर से डेरिवेटिव का आदान प्रदान करें ताकि और इस तरह के डेरिवेटिव के आदान प्रदान की अनुमति यहाँ गणितीय रूप से स्वीकृत संक्रिया है। तो चलिए अब इस संबंध के लिए पुनर्विचार करते हैं कि मेरे पास यहाँ है p बराबर माइनस बी बार टाउ एटा बटा टाउ एक्स है। तो यदि मैं अपने वेव इक्वेशन को p के रूप में लिखना चाहता हूं, तो आइए हम दोनों पक्षों को यहाँ माइनस बी से गुणा करें। तो अब आप देखेंगे कि माइनस बी बार यह टाउ एटा बटा टाउ एक्स बस पी है। तो यह बाएं हाथ का हिस्सा बस टाउ स्क्वायर पी बटा टाउ टी स्क्वायर बन जाएगा, और वह b बटा रो के बराबर होगा। और यहाँ फिर से वही बात है, माइनस बी बार टाउ एटा बटा टाउ एक्स पी है। इसलिए मैं आपके पास टाउ एक्स स्क्वायर बटा पी टाउ स्क्वायर करने जा रहा हूं। और यह बहुत महत्वपूर्ण नोट है कि यह p इस इक्वेशन के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट से संबंधित है, और यह नेगेटिव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह नेगेटिव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, और इस रोटेशन का यह अर्थ क्या है कि p डिस्प्लेसमेंट के ग्रेडियंट से संबंधित है। अतः इस वेव इक्वेशन p के बराबर माइनस b टाइम्स टाउ ईटा बटा एटा एक्स होगा। तो मैं टाउ एटा की गणना इस इक्वेशन से कर सकता हूं, ताकि p के लिए मेरा एक्सप्रेशन है। वास्तव में मैं अधिक सही होना चाहिए। यह p है जो स्थिति का एक फलन है, और समय इस पोजीशन में मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों फंक्शन को देखें। तो डिस्प्लेसमेंट तथा दाब पाई बटा 2 के फेज डिफरेंस को बनाए रखेंगे। क्यों यह नेगेटिव चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है? आइए देखते हैं कि जब आप ट्यूब में को देशांतरीय वेव स्थापित करते हैं तो क्या होता है इस प्रकार। तो मैं एक ट्यूब लूंगा जिसका एक सिरा होगा। तो सबसे पहले हमें चिंता करने की जरूरत है बाउंड्री कंडीशन। इसलिए इससे हमें बाउंड्री कंडीशन को समझने में मदद मिलती है। मुझे इस प्रतिकूल को x बराबर 0 से निरूपित करने दें। तो x 0 के बराबर है। अब विरोधी के संगत है। प्रश्न है क्या x 0 के बराबर बाउंड्री कंडीशन है? तो अब हमारे पास इसे देखने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे डिस्प्लेसमेंट की दृष्टि से देखें या दाब की दृष्टि से देखें। चूंकि उस छोर पर इसका एक खुला अंत है, वायु मूल रूप से बाकी पर्यावरण के साथ संचार में है, जहां संभवतः दबाव वायुमंडलीय दबाव है, जिसका अर्थ है कि इस ट्यूब के बाहर p 0 के बराबर है, और ट्यूब के अंदर अगर हम नहीं चाहते हैं कि भौतिक रूप से अवास्तविक चीजें हो रही हों, तो दबाव होता है और निरंतर होना चाहिए, जिसमें x के बराबर 0 होता है,
जो इस मामले में तात्पर्य है कि उस ट्यूब के खुले सिरे में बाउंड्री कंडीशन की स्थिति p बराबर 0 है। यदि p 0 के बराबर है, इसका अर्थ है कि यह एक नोड है जहां तक p का संबंध है, परंतु p और y के बीच फेज संबंध है। यह भी संकेत देता है कि यदि x 0 के बराबर है तो खुले सिरे नोड के संगत है। जहां तक डिस्प्लेसमेंट का सवाल है, इसे एंटी नोड के अनुरूप होना चाहिए, तो जिसका मतलब है कि x 0 के बराबर है, y 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यह एक एंटी नोड हो जाएगा। तो अगर इसकी एक नोड, यह एक एंटी नोड होगा, तो अब देखते हैं क्या नली के बंद सिरे पर होता है। बंद सिरे पर, ट्यूब के बंद सिरे पर बाउंड्री कंडीशन क्या है? अगर वहां कणों का किसी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, या तो कणों को इस ट्यूब को कवर करने वाले क्रॉस सेक्शन के पिंड में जाना होगा, या उन्हें दूसरी दिशा में दूर जाना होगा। यदि वे दूसरी दिशा में दूर जाते हैं तो वे वैक्यूम उत्पन्न करेंगे और न ही वहां वायु का यह द्रव्यमान उस पदार्थ के भीतर में प्रवेश कर सकता है जो बंद सिरे पर x पर 0 के बराबर है। अतः इस स्थिति में बंद है, अंत y 0 के बराबर है, और फिर से p और y के बाद से चेहरे का अंतर बनाए रखने के लिए y है। अतः क्लोज एंड p 0 के बराबर नहीं है। अब हम विभिन्न प्रकार की ट्यूब्स में ऑसिलेशन के कुछ पैटर्न को वास्तव में देख सकते हैं। अतः हम को डिस्प्लेसमेंट के परिप्रेक्ष्य से तथा दाब के परिप्रेक्ष्य से देखें, तो मैं यहां डिस्प्लेसमेंट के परिप्रेक्ष्य और यहां खुले सिरे पर दबाव के रूप में देखा गया व्यवहार दिखाता हूं। बाउंड्री कंडीशन यह है कि दबाव 0 है और बंद छोर पर बाउंड्री कंडीशन डिस्प्लेसमेंट 0 है। स्टैंडिंग वेव की सबसे कम फ्रीक्वेंसी इस तरह दिखती है, इसलिए यह बाउंड्री कंडीशन का परिस्थिति में है जिसे हम अभी अपडेट करते हैं, इसलिए यह सबसे कम मोड के लिए ऑसिलेशन का पैटर्न है। अब मान लीजिए मेरे पास ओपन ट्यूब है, अर्थात दोनों सिरों पर खुला है। इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जहां तक डिस्प्लेसमेंट का संबंध है, दोनों सिरों पर विस्थापन नोट 0 है, जिसका अर्थ है कि यह तथा नोड को केंद्र पर सहारा दे सकता है, लेकिन इसके किसी भी छोर पर यह ऐसा होने जा रहा है, जबकि दबाव पर दबाव 0 है, जिसका अर्थ है कि यह खुले सिरे पर एक नोड उत्पन्न करने वाला है और ऐसा दिखेगा। अब मामले को देखें जब दोनों सिरे बंद हैं, इसलिए उदाहरण यह है कि खुले सिरे पर वाव 0 होता है, लेकिन बंद छोर पर 0 नहीं है, जो कि आप यहां राइट हैंड साइड देखते हैं, और बंद छोर पर विस्थापन 0 है और खुले सिरे पर 0 या एंटी नोड नहीं है। तो इसी तरह आप उभर रहे पैटर्न को देख सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए एक या दो और स्थितियों के लिए प्रयास करें और बनाएं कि आप समझ रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए मैं यहाँ बताना चाहता हूँ वह यह है कि देशांतरीय वेव के सामान्य स्थिति के लिए हमें एक वेव इक्वेशन मिलता है जो ट्रांसवर्स वेव के मामले के समान होता है, और हमें दो संभावित स्थितियों पर अलग से देखने की आवश्यकता है। एक डिस्प्लेसमेंट है और दूसरा प्रेशर डिफरेंस है, और हमने देखा कि इन दोनों मामलों के लिए खुले छोर और बंद छोर के लिए किस तरह की बाउंड्री कंडीशन उपयुक्त होगी। अर्थ हमने देखा कि खुले सिरे के खुले सिरे पर के लिए दाब 0 तथा पर जाना है,
बंद एंड डिस्प्लेसमेंट 0 पर जाना होगा तथा दाब 0 नहीं होगा। तो यह डिस्प्लेसमेंट के लिए नोड होगा लेकिन दबाव के लिए एक एंटी नोड होगा। इसलिए इन सभी सूचनाओं के साथ हमने निम्नतम मोड 3 संभावित स्थितियों के लिए देखा, जहां पाइप एक सिरे से बंद है, दोनों समाप्त होते हैं, दोनों सिरे खुले हैं। अतः ये 3 भिन्न स्थितियों के लिए निम्नतम फ्रीक्वेंसी मोड अथवा निम्नतम सामान्य मोड के प्रतिरूप हैं। और अंत में मैं पाइप का एक केस एक सिरे से बंद और पहले 3 सामान्य मोड पैटर्न आरेखित किया। तो हम अगले व्याख्यान में देशांतरीय वेव से संबंधित कुछ और समस्याओं के बारे में बात करेंगे।